हेलो फ्रेंड्स। फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 11 की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है लॉज ऑफ मोशंस। इसका पार्ट 1 वीडियो हम अभी में डिस्कस करेंगे, इसके लॉज वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं एरिस्टोटल्स फॉलेसी से। ये फॉलेसी क्या होता है? फॉलेसी होता है कि किसी का कोई बिलीव, बहुत स्ट्रांग बिलीव, वो सोचता है कि वो सही है लेकिन वो एक्चुअली गलत है। तो कोई गलत चीज को वो अपने लॉजिक के मुताबिक लगता है कि वो सही है और वो पूरा उस पर दृढ़ कंफर्म है, पूरा उसमें फार्म है कि हाँ यही सही है, और उसे लगता है जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है। तो ये है एरिस्टोटल्स पॉलिसी। तो एरिस्टोटल जो है वो एक, इसको हिंदी में हम लोग अरस्तु के नाम से भी जानते हैं। ये एरिस्टोटल वही है जिन्होंने अलेक्जेंडर को, सिकंदर को बचपन में पढ़ाया था। एरिस्टोटल का जो गुरु था वो था प्लेटो, और प्लेटो का जो गुरु था वो था सेक्रोट, जिसको सुकरात के नाम से जानते हैं। प्लेटो है और उसके बाद में ये है एरिस्टोटल। ये तीनों ग्रीक फिलोसफर हैं, बहुत बड़े फिलोसफर हैं तीनों। तो सेक्रेट के बाद में उसका स्टूडेंट प्लेटो, प्लेटो का स्टूडेंट एरिस्टोटल, और इसका स्टूडेंट मीन्स इसको, इसने अलेक्जेंडर को पढ़ाया था लेकिन वो कोई फिलोसफर नहीं था ना, वो तो वॉरियर था, किंग था। एनीवे, तो यहाँ पर हम जो बात है वो करते हैं कि एरिस्टोटल क्या सोचता था मोशन के बारे में। तो एरिस्टोटल एक पॉलीमैथ था। पॉलीमैथ मतलब वो आदमी जो एक से ज्यादा सब्जेक्ट का पंडित है, विद्वान है। तो इन्होंने जो है सो लॉजिक, जो सब्जेक्ट है लॉजिक, उसका जो है सो एस्टेब्लिशमेंट किया। लॉजिकल कैसे सोचा जाए, इसने फिजिक्स, बायोलॉजी, पॉलिटिक्स, इन सारे सब्जेक्ट में काफी काम किया है, इसलिए इसे पॉलीमैथ कहा जाता है। ये जबकि बाकी दो लोगों को पॉलीमैथ नहीं कहा जा सकता। एनीवे, अब मोशन के बारे में यहाँ बात हो रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एरिस्टोटल जो है मोशन के बारे में क्या सोचता था बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है, आपने उसे मूव किया, थोड़ा सा फोर्स लगा के छोड़ दिया, वो आगे जाकर रुक गया। हाँ, लेकिन यदि आप उसी को हमेशा फोर्स लगाते रहे एक ठो, तो ये चलता ही रहता है, ये कभी नहीं रुकता। तो बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन जो है कि वो, जब उसने देखा कि जब भी हम किसी चीज को, जैसे पत्थर है ऊपर फेंकें, कुछ देर के बाद वो जाके फिर नीचे आके गिर जाता है, वो तो नीचे गिर जाता है, अच्छा ठीक है। लेकिन मेनली जो है सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यदि हम किसी चीज को छोड़ दें, जैसे तीर को छोड़ दिया, तीर को छोड़ दिया तो कुछ दूर जाके गिर जाता है, वो लगातार जाते नहीं रहता है। और जमीन पर रखा हुआ घोड़ा गाड़ी, जैसे घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा जब तक खींचता है तब तक गाड़ी चलता है, घोड़ा जब खींचना छोड़ देता है तो गाड़ी रुक जाती है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन से उसने अंदाजा लगाया कि चीजों को मूव करने के लिए, ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमेशा एक फोर्स चाहिए। फोर्स नीडेड ऑलवेज, ऑल द टाइम। तो इसने कहा कि चीजों को मूव करने के लिए, मोशन में रहने के लिए एक फोर्स चाहिए, मोशन में कंटिन्यू रहने के लिए उसे एक फोर्स चाहिए। बगैर मोशन, उस फोर्स के ये मोशन में कंटिन्यू नहीं रहेगा, वो रुक जाएगा। तो ये सही बात नहीं है, और इसलिए इसे फॉलेसी कहते हैं। और ये एरिस्टोटल का ऑब्जर्वेशन था, उसका थ्योरी था कि किसी भी चीज को चलते रहने के लिए, मोशन में कंटिन्यू रहने के लिए एक कंटिन्यूअस फोर्स लगाने की जरूरत है। ये गलत है और इसलिए इसे एरिस्टोटल्स पॉलिसी कहते हैं। पता कैसे चला कि ये गलत है? क्योंकि ये तो फिट होता है कॉमन ऑब्जर्वेशन पर। हम देखते हैं चीज़ों को, जब तक हम पुश करते हैं, मान लीजिए कार्ट है, कार्ट को हम जब तक पुश करते हैं वो चलता है, छोड़ दें तो थोड़ा दूर चल के वो रुक जाता है। तो इसके बाद में, ये तो बहुत पहले की बात है, ये अलेक्जेंडर के समय की बात है। यहाँ पर नंद एम्पायर था, मैंने मीन्स चंद्रगुप्त मौर्य छोटा था उस वक्त, तब की बात है। सो समथिंग लाइक 300 बीसी की बात हो रही है, 300 से भी ज्यादा बीसी की बात हो रही है, उससे भी पहले की बात है। सो समथिंग लाइक 2300 पहले, 2300 ईयर्स पहले की बात है। उसके बाद में आया इधर गैलीलियो। ये गैलीलियो रिसेंट है समथिंग। कब आया गैलीलियो? गैलीलियो जो है वो 1564
टू 1642 AD, बहुत रिसेंट है, 500 पहले का, 500 ईयर्स पहले की बात हो रही है लगभग। उस वक्त यहाँ पर अकबर था, मुगल एम्पायर था, और उसके बाद में जहांगीर था। ये दो इम्पेरर थे इसके लाइफ टाइम में। तो ये तो इटली में था और इसने साइंस को बहुत कुछ दिया। तो उसमें से इसने जो स्टार्ट यहाँ पर है वो मोशन के बारे में इसने भी बताया, और इसने बताया कि एरिस्टोटल का जो अंडरस्टैंडिंग है वो गलत है, वो एक पॉलिसी है। और इसने कहा कि ये जो किसी भी ऑब्जेक्ट को चलते रहने के लिए फोर्स हमेशा लगाना जरूरी नहीं है। मैंने ऐसा नहीं है कि फोर्स उसको चलते रहने के लिए फोर्स हमेशा कंटिन्यूअस फोर्स जो है नहीं चाहिए, ये गलत है उसने कहा। कैसे उसने कहा? तो उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। यूं ही तो सोचने से नहीं चलता काम ना, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर अपना एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट ऐसे किया कि देखिए हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट गिरने लगा और यहाँ पर आया तो देखा उसका स्पीड लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर स्पीड है, मान लीजिए इसको 0 से किया, यहाँ पर जो है सो 5 मीटर पर सेकेंड आया, यहाँ पर जो है सो 10 मीटर पर सेकेंड आया। लगातार स्पीड बढ़ रहा है यहाँ पर, मतलब वो एक्सलेशन में है, ये एक्सलेशन में। यदि इसी को उल्टा यहाँ पर ए ले ले, इस तरह का एक, इसी इंक्लाइंड प्लेन पर यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ नीचे से ऊपर ले जाना है इसे, कुछ स्पीड दे दिया तो इसका स्पीड मान लीजिए दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर आके हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर आकर रुक गया 0 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें डिसलरेशन है या रिटार्डेशन है, इसका स्पीड बढ़ रहा है, इसका स्पीड इधर घट रहा है, इसमें डिसलरेशन है। क्या होगा यदि ये दोनों के बीच में रखें? यहाँ पर देखिए जैसे जैसे किसी इंक्लाइंड प्लेन पर जब ऊपर से नीचे आता है तो उसका स्पीड बढ़ता है, मैंने एक्सलेशन है, और जब ऊपर जाता है इंक्लाइंड प्लेन में तो इसका स्पीड घटता है, उसमें डिसलरेशन है। और यदि इंक्लाइंड प्लेन में न, ये दोनों के बीच में रखें, जैसे यहाँ पर लाएं इसे, इसको ऊपर न चढ़ने चढ़ने छोड़ के यहाँ पर हम जमीन पर रख दें इसे, या फिर इसको ऐसे कहिए कि जमीन पर ही जो है, ये जो जमीन है, जमीन पर ही बॉल को रख दिया, कोई स्पीड दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या है कि ये इसमें ना ही एक्सलेशन है ना ही डिसलरेशन है होना चाहिए। वैसे तो डिसलेशन रहेगा क्योंकि रुक जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है सो एक्सलेशन है, यहाँ पर जो है सो डिसलरेशन है, यहाँ पर दोनों के बीच में ये सिचुएशन है, ये जो दोनों के बीच में जो सिचुएशन दिख रहा है 1 और 3 के बीच में, तो इसके में कॉमन सेंस कहता है कि इसमें दोनों में से कुछ नहीं होना चाहिए, नो एक्सलरेशन। ऑब्जेक्ट जब किसी इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर से नीचे गिरता है तो उसमें एक्सलरेशन स्पीड बढ़ता है, जब ऊपर चढ़ता है तो उसमें डिसलरेशन है, मैंने स्पीड घटता है। तो ये दोनों के बीच में कौन सा सिचुएशन है? ना उसमें इंक्लाइंड ही नहीं रहे, ना नीचे उतरे, ना ऊपर चढ़े, हॉरिजॉन्टली चले। तो हॉरिजॉन्टली यदि वो चलेगा तो उसमें क्या होना चाहिए? ये लॉजिक के मुताबिक एक में एक्सलरेशन, 3 में डिसलरेशन, तो इसमें नो एक्सलेशन। तो यहां से उसने ये कंक्लूड किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए हमें कंटिन्यूअस फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। उसने ये ऑब्जर्व किया कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो हमेशा रुका हुआ रहेगा जब तक कि कोई इसे मूव नहीं कराता, कोई इसे मोशन में नहीं लाता। या फिर दूसरा, यदि ये मोशन में है तो ये मोशन में ही रहेगा, तब तक मोशन में रहेगा जब तक कोई इसका मोशन को रोकता नहीं। ये रुका हुआ है और ये चल रहा है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि किसी कोई रोकता नहीं। इसे कहते हैं इनर्शिया। इसने इनर्शिया वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन इसने इनर्शिया जो है, ये इनर्शिया लॉ इसने दे दिया था अपने एक्सपेरिमेंट से, अपना जो अंडरस्टैंडिंग है। और इसने दिखाया कि एरिस्टोटल जो है उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक फॉलेसी है। तो इस तरह से गैलीलियो ने जो है सो यहाँ पर देखा। और इतना ही नहीं, गैलीलियो ने उसके बाद डबल इंक्लाइन प्लेन का एक्सपेरिमेंट किया।
ये डबल इंक्लाइन प्लेन का एक्सपेरिमेंट किया इसने। उसने ये देखिए इस तरह का जो डबल इंक्लाइन प्लेन है, एक तरह से इस तरह का यू शेप में, इसको ले लिया और ये बहुत सारे लिए हैं उसने। यहाँ पर जो एंगल है θ1, यहाँ पर एंगल जो है θ2, और ये θ2 जो है सो छोटा है θ1 से। यहाँ पर जो एंगल है वो θ3 जो कि 0 हो गया है। तो यहाँ पर जो है सो यदि आप इसको प्लॉट करें, एक तरफ एंगल ले लें और एक तरफ जो है यहाँ से सेम हाइट से इधर से गिरा रहे हैं, सेम हाइट से इसको गिरने देते हैं और इसमें जाके कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। यहाँ पर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इस डिस्टेंस को एस कहते हैं, वो एस हम इधर लिखते हैं। कोई थीटा है, कोई ज्यादा है थीटा यहाँ पर, केवल ये एंगल चेंज कर रहे हैं, ये फिक्स्ड। तो थीटा जब ज्यादा है तो वो कम चलता है। नहीं, थीटा जब ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है ये थीटा, तो ये कुछ कम चढ़ता है। यहाँ पर कुछ किसी डिस्टेंस पर चढ़ा है, यहाँ पर एक डेटा पॉइंट आपका यहाँ आ गया, इसको थोड़ा बढ़ा दिए, बढ़ा नहीं दिए, घटा दिए तो हम इधर आ गए। ये पहला डेटा पॉइंट, ये दूसरा डेटा पॉइंट है, इस पर नहीं आएगा, थोड़ा ज्यादा चढ़ेगा। जैसे जैसे एंगल घट रहा है इस पर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और घटा देते हैं, यहाँ पर आ गए तो और डिस्टेंस जो है सो चढ़ रहा है। और जब ये एकदम 0 कर देते हैं, एकदम बहुत करीब आ जाते हैं, तो ये और ज़्यादा चढ़ता है, यहाँ पर आके चढ़ के रुक जाता है। ये सारे रुक जाते हैं, इन्फिनिटी तक तो नहीं जाते, लेकिन इससे उसने ये जो है सो देखा, ने अंदाज किया है कि भाई जब इस पर हॉरिजॉन्टल केस में इसे इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। जो इसके पहले उसने और यहाँ पर गेस किया कि इंक्लाइन प्लेन में ऊपर से नीचे जब आता है तो उसमें एक्सलेशन है, नीचे से ऊपर जाता है तो डिसलेशन है, और जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो इसके हिसाब से कोई एक्सलेशन नहीं रहना चाहिए, माने वो ना उसका स्पीड रुकेगा ना स्पीड बढ़ेगा, कुछ नहीं। यहाँ पर सेम चीज जो है सो दूसरे तरह का एक्सपेरिमेंट किया, डबल इंक्लाइन प्लेन एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पर उसने धीरे धीरे इसके एंगल को कम किया और उसने देखा जैसे जैसे एंगल कम करते हैं वो एस जो है सो बढ़ता चला जाता है। इधर से हम जा रहे हैं, एंगल कम करते जा रहे हैं, एस बढ़ता चला जा रहा है। तो उसने यहाँ से अनुमान लगाया कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो है किसी को हम ऑब्जेक्ट स्पीड दे देंगे तो उसे इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, सो कोई इसे रोक रहा है। तो उसने कहा कि सरफेस जो है सो रफ होने की वजह से रोक रहा है। तो ये है गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन, और उसने जो है लॉ ऑफ इनर्शिया दिया। न्यूटन ने लॉ ऑफ इनर्शिया को अपने 3 लॉ में दिया, जो फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ इनर्शिया ही है, लेकिन न्यूटन ने जो दिया वो उसके पहले गैलीलियो ने दे दिया था। एक्चुअली न्यूटन ने जो है गैलीलियो के जो ऑब्जर्वेशन है, जो उसकी राइटिंग है, उसी पर इस पर आगे काम करना शुरू किया। तो न्यूटन के बाद में गैलीलियो के बाद में न्यूटन आया और उसने 3 लॉ दिए। तो पहला लॉ तो यही है, लॉ ऑफ इनर्शिया, और इसने ढंग से दिया। इसने कहा कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ है तो उसका एक्सलेशन 0 होगा। एक्सलेशन 0 होगा मतलब, एक्सलेशन 0 होगा मतलब वो यदि वो रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, मैंने उसका स्पीड चेंज नहीं होगा। और यदि वो मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा उसी स्पीड से, उसी डायरेक्शन में, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। स्टेशनरी विल रिमेन स्टेशनरी, यही है, रुका हुआ है तो विल रिमेन स्टेशनरी। इन मोशन will remain in motion. With same speed and direction and in same direction. इसी को कहते हैं न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और यही तो एक्चुअली इनर्शिया है। इनर्शिया मतलब, इनर्शिया का लिटरल मीनिंग क्या होता है? लेजीनेस। इनर्शिया मतलब लेजीनेस। आप सोए हुए हैं, उठना नहीं चाहते, इनर्शिया है कि उठना नहीं है, सोने दो। आप मूवी देख रहे हो तो देखते ही रहना चाहते हैं, इनर्शिया है, देखते ही रहना है। कोई चल रहा है तो चलते ही रहना चाहता है, वो इनर्शिया है। जो कुछ कर रहा है वो वही करता रहेगा, वही इनर्शिया है। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो तो इनर्शिया ही है ना।
और इनर्सिया इस तरह से आप दो तरह से कह सकते हैं, एक इनर्सिया ऑफ रेस्ट है और दूसरा इनर्सिया ऑफ मोशन है। रेस्ट में तो हम रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है विदाउट चेंजिंग स्पीड और डायरेक्शन। ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद आया ओके, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है। An astronaut accidentally gets separated out of his small spaceship, accelerating in interstellar space at a constant rate of 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ देखिए एक्सलेशन दिया हुआ है, ये जो एक्सलेशन कितना है 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलेशन है। ये अपना स्पेसशिप में वो एक्सलरेट कर रहा है और एक्सीडेंटली वो आदमी स्पेसशिप में जो है वहां से वो एक आदमी जो है वो आ गया बाहर, ठीक है, वो आदमी बाहर आ गया। व्हाट इज द एक्सलेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट इंस्टेंट आफ्टर ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप। जैसे ही ये स्पेसशिप से बाहर आया तुरंत, इमीडिएटली तुरंत उसका एक्सलेशन कितना होगा, एक्सलेशन ऑफ एस्ट्रोनॉट कितना होगा, एक क्वेश्चन है। क्या 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा? पहले इसको बताने से पहले हम मान लीजिए यदि उसका एक्सलेशन है इतना और स्पीड मान लीजिए है, ये जो है वो है कितना है उसका स्पीड, मान लीजिए कितना दे दो 20 किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा दे दिया स्पीड, राइट। 20 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ 11.2 किलोमीटर एक सेकेंड पर सेकेंड का स्पीड आप दे देंगे तो धरती से वो चला जाएगा बाहर हमेशा के लिए। यहाँ पे मैंने 20 किलोमीटर पर सेकेंड दिया, ये वैक्यूम है, स्पेस है, कुछ भी नहीं है रोकने वाला उसे, एक बार इतना स्पीड मिल गया वो चलता रहेगा, ठीक है, इतना स्पीड है। ये जो एस्ट्रोनॉट है यहाँ से जो बाहर आया है तुम इमीडिएटली, उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये वेलोसिटी जो है एस्ट्रोनॉट का क्या होगा, एस्ट्रोनॉट जो है उसका वेलोसिटी होगा एग्जैक्टली 20 किलोमीटर पर सेकेंड। एक्सलेशन क्या होगा, क्या एक्सलेशन भी वही होगा, एक्सलेशन ऑफ एस्ट्रोनॉट। अभी जो है सो क्या है कि देखिए न्यूटन्स जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो कहता है कि जब तब तक आपका मोशन का स्टेटस चेंज नहीं होगा जब तक कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता है। यदि आप स्टेटिक हो, स्टेशनरी हो तो रुका हुआ ही रहोगे हमेशा, यदि मोशन में है तो मोशन में रहेंगे। यहाँ पर ये मोशन में है, राइट, तो इनर्शिया ऑफ मोशन को देखेंगे, ये मोशन में है, मोशन में है तो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में चेंज चलता रहेगा, ये ना डायरेक्शन चेंज करेगा और ना ही अपना स्पीड चेंज करेगा, जो इसका स्पीड था वही स्पीड ये पकड़ लेगा अपना। यहाँ पर देखिए 20 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि एक्सीलरेशन रहेगा तो ये स्पीड चेंज होगा, राइट। अब इस एस्ट्रोनॉट पर कौन फोर्स लगा रहा है जो इसका स्पीड चेंज होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया के मुताबिक या फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के मुताबिक जो इसका मोशन है ये उसी मोशन में रहेगा यदि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो। जब तक रॉकेट में था तब तक तो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा था, गैस इधर भाग के, ये गैस जो है जो इधर से निकल रहा है रॉकेट का फ्यूल, वो इस पर फोर्स लगा रहा था उल्टा डायरेक्शन। लेकिन अब तो इसका पूंछ में तो जेट पैक नहीं लगा हुआ है ना, अभी जेट पैक लगा मिलेंगे आपको बहुत जगह जगह। आर्मी वाले लोग जो है या बहुत सारे और भी लोग प्रोफेशनल लोग वो पैर में जो है सो अपना ये जेट पैक पहन लेते हैं और इससे जो है सो गैस निकलता है बाहर, यही फ्यूल, और यहाँ पर वो आदमी हवा में उड़ता है, उसके बाद हवा में उड़ते हैं ये सभी। तो वो अभी आया है लेकिन यहाँ उसके पास ऑफकोर्स वो रख सकता है अपना, लेकिन यहाँ एक्सीडेंटली बाहर आ गया, इसके पैर में जेट पैक नहीं है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। यदि कोई फोर्स नहीं एक्सटर्नल नहीं लग रहा है तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक ये जिस डायरेक्शन में चल रहा था, जिस स्पीड से चल रहा था, वो इसी स्पीड से चलता रहेगा, तो 20 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलता रहेगा, नो डायरेक्शन चेंज, सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब उसका एक्सलेशन क्या है, जीरो। ये एक्सलेशन यहाँ से पिकअप नहीं करेगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक वो क्या पिकअप करेगा, वो जस्ट स्पीड पिकअप करेगा, क्यों, इनर्शिया की वजह से जो उसका स्पीड है वो वही रहेगा, तो इसका एक्सलेशन हो गया जीरो। एक्सलेशन रहने के लिए इसको फोर्स लेना, इसको कोई ना कोई किसी को फोर्स देना पड़ेगा, ठीक है। assume that there are no nearby stars to exert gravitational force on him, तो what is the acceleration of this astronaut, जीरो, ओके। अब मूव करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक। फर्स्ट लॉ ने कहा कि यदि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है
तो उसमें वो क्या करता है, स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि उसमें एक्सलेशन नहीं है। ये था फर्स्ट लॉ। यदि अब एक्सटर्नल फोर्स है, वो जीरो नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, तो एक्सलेशन जीरो तो नहीं होगा, तो एक्सलेशन भी नॉन जीरो होगा। और ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, यही सेकंड लॉ कहता है। तो सेकंड लॉ कहता है कि सेकंड लॉ यहां पर जो है, इसको आगे बताने से पहले हम थोड़ा मोमेंटम बताना पड़ेगा। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। मास जो है सो मल्टीप्लाई किया हुआ है, एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये मोमेंटम है। मास कम रहे वेलोसिटी ज्यादा रहे, सेम मोमेंटम हो सकता है कंपेयर टू यदि मास ज्यादा है और वेलोसिटी कम रहे तब भी। ये दोनों जो है सो का प्रोडक्ट जो है सो मोमेंटम कहलाता है। और न्यूटन ने कहा कि यदि इस पर अब कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो एक्सलेशन जीरो नहीं होगा, कुछ होगा। और वो उसने कैसे किस तरह से बोला कि ये जो मोमेंटम उसका चेंज होता है, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा मोमेंटम चेंज करेगा, ये मोमेंटम वैरी करेगा, चेंज करेगा। और इसका चेंज करने का जो रेट है, वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर लिखते हैं, इसका चेंज करने का जो रेट है विथ टाइम, वो जो है सो प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है इस एक्सटर्नल फोर्स के। और ये पी कैसे चेंज कर सकता है, या तो एम चेंज करेगा या तो भी चेंज करेगा, दोनों में से कोई एक चेंज करेगा या दोनों चेंज करेगा, जो भी हो। इसका मोमेंटम जो चेंज करने का रेट है वो एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल जो फोर्स है उसके प्रोपोर्शनल है। अब इसको इसी को आगे करते हैं और ये देखिए आपको देगा लास्ट में एफ इजकल टू एम ए, यहीं से आएगा। तो डीपी बाई डी टी है इक्वल टू, इसी को हम उलट के लिखें ऐसे, हम लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल जो है वो प्रोपोर्शनल है डीपी बाई डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। या एफ एक्सटर्नल जो है वो कांस्टेंट हुआ, इक्वल टू सम कांस्टेंट आ जाएगा के, और डीपी बाई डी टी है। पी का वैल्यू यहाँ से मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो हम लगा देते हैं, ये के हुआ, डी बाई डी टी एम भी। अब यहां पर हम एज्यूम करते हैं कि मास हमारा जो है सो फिक्स है, एम इजकल टू फिक्स्ड, वो चेंज नहीं कर रहा है, हम वो जो ऑब्जेक्ट लिए उसका मास चेंज नहीं कर रहा है। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो के, मास को बाहर कर सकते हैं, टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, तो बाहर चला गया डी वी बाई डी टी। ये डी वी बाई डी टी क्या है, ये डी वी बाई डी टी एक्सलेशन है, यही एक्सलेशन है। तो ये आ गया के एम ए, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू के एम ए। तो के एक तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब यही आप हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अब जो है सो के इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, मेरी मर्जी, हम 1 रख सकते हैं, हाफ रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, मेरी जो मर्जी है वो रख सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी हम रखेंगे यहीं से ये फोर्स जो है सो डिफाइन होगा, 1 यूनिट फोर्स कितना होगा वो डिफाइन यहां से हम करेंगे के वैल्यू से। जैसे देखिए यदि मैं यहाँ पर के इक्वल टू 1 रखता हूं तो एफ एक्सटर्नल कितना आया, एम ए, ठीक है। या फिर इस यदि हम मैग्नीट्यूड के टर्म में बात करें तो एम ए, ये यहाँ एरो मार्क देना पड़ेगा ना, इधर वेक्टर है तो इधर भी वेक्टर होना चाहिए, यहाँ पर भी मैंने नहीं दिया, ठीक है। तो ये जो है सो मैग्नीट्यूड के केवल बात करें तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए आया, कब, के इक्वल टू जब हम 1 रखें तो यहां से हम जो है एफ फोर्स का जो यूनिट है उसको हम, न्यूटन ने सारा काम किया तो उसी के नाम पर रख देते हैं न्यूटन, या फिर एन लिखते हैं। देख लीजिए यहाँ लिखने का तरीका, न्यूटन में जो है एन है स्मॉल लिखा हुआ है, जब हम पूरा का पूरा लिखेंगे नाम न्यूटन और यूनिट लिख रहे हैं तो एन स्मॉल रखना पड़ेगा। आपको पता है कि नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है,
यदि हम यहाँ पर कैपिटल लिख देंगे ए न्यूटन, हाँ, तो इसका मतलब हम पर्सन का बात कर रहे हैं, ठीक है, इस पर्सन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम स्मॉल न्यूटन लिखेंगे तो हम बोल रहे हैं कि फोर्स का यूनिट है ये। या फिर यदि शॉर्टकट में लिखना है तो कैपिटल लिखेंगे, केवल एन, पूरा नहीं, स्मॉल एन नहीं चलेगा, पूरा चलेगा, कैपिटल एन चलेगा। तो ये फोर्स जो है, जो न्यूटन है, वो कितना होता है, तो 1 न्यूटन ऐसे होता है कि m इज इक्वल टू हमने 1 रखा, a इज इक्वल टू हमारा एफ जो है एक्सटर्नल वो भी 1 रखा है। ये कितना आ गया, यहां से देखिए, ए जो है सो एफ एक्सटर्नल बाय एम, 1 आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप कह सकते हो कि 1 न्यूटन वह फोर्स है जो 1 kg के मास पर लगने के बाद उसमें एक्सलेशन कितना प्रोड्यूस करता है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है आपका 1 न्यूटन फोर्स। तो आप जो है सो फोर्स के यूनिट को यहाँ पर डिफाइन कैसे कर रहे हो, 1 न्यूटन का फोर्स वह फोर्स है जो 1 kg के मास पर लगकर उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलेशन क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको डिफाइन करते हैं जब हम k इक्वल टू 1 लेते हैं तब। अब मान लीजिए आप बोलोगे नहीं नहीं, k मैं 1 नहीं लेने वाला हूँ, k मैं 5 लूंगा, तो 5 आप लीजिएगा तो ठीक है, चलेगा। तो यहाँ वेक्टर साइन हटा देते हैं, एफ इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ से देखिए, के को जगह आपने 5 लिया, 5, एम के जगह एम और ए की जगह ए। अब यहाँ पर आप जो है सो फिर आप फोर्स का यूनिट जो है जो डिफाइन करेंगे, कैसे, तो देखिए ऐसे, 1 kg का मास ले लेते हैं, ठीक है, और एम का वैल्यू, ओ हाँ, के तो 5 है, तो ये इतना आ गया। 1 kg का मास ले लेते हैं और एफ एक्सटर्नल जो है हम कितना लेते हैं, 1 न्यूटन, ठीक है। एक्सलेशन कितना आया, यहाँ से निकाल लीजिए, एक्सलेशन आया एफ एक्सटर्नल बाय 5 मास का 1, इतना आया। और ये एफ एक्सटर्नल तो 1 लिए हुए ना, ये आया 0.20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब अब आपको कहना पड़ेगा कि 1 न्यूटन का फोर्स वो फोर्स है जो 1 kg के मास पर लगने के बाद उसमें कितना प्रोड्यूस करता है, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही प्रोड्यूस करता है, इतना एक्सलेशन प्रोड्यूस करता है। तो यहां पर जो अभी हम देख रहे हैं, जब k इक्वल टू 1 लिए थे तो 1 न्यूटन का फोर्स वो फोर्स है, 1 यूनिट जो फोर्स वो फोर्स है जो वो 1 kg के मास पर लगने के बाद उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलेशन प्रोड्यूस कर रहा था। और यदि आपने k इक्वल टू 1 पर खुश नहीं है, 5 लेना चाहते हैं, मान लीजिए 5 ले लिए, तो यहां से आपने देखा कि a इज इक्वल टू कितना आ गया, f बाय 5m, f बाय 5m, और m का वैल्यू हमने 1 ले लिया, ठीक है। तो ये आ गया, एफ एक्सटर्नल भी मैंने 1 ले लिया, तो 1/5, तो ये आया 0.20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहाँ से आप इसको ऐसे डिफाइन करोगे कि 1 न्यूटन का फोर्स वो फोर्स है जो 1 kg के मास पर लगने के बाद उसमें 0.20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलेशन प्रोड्यूस करता है। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो कि आपको जो लेने का मर्जी है लीजिए, आपका न्यूटन फोर्स का यूनिट इसी तरह से डिफाइन होगा। तो देखिए ये 0.20 कौन याद रखेगा, ये सभी सिंपल चीजें हैं, सब कुछ 111 रहे तो 1 kg का मास, 1 kg का एक्सलेशन, 1 kg का एक्सलेशन नहीं, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलेशन, तो 1 न्यूटन का फोर्स, ये भी बेहतर लगता है। तो हम लोग अब से इसी को यूज करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। लेकिन गलत नहीं है, ये रॉन्ग नहीं है, नॉट रॉन्ग, ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन हमारा सिंप्लिसिटी के लिए ये बेहतर है, क्योंकि सब कुछ यहाँ 1 करके है। यूनिट मास पर यूनिट एक्सलेशन प्रोड्यूस कर रहा है, वो यूनिट फोर्स है, वाह, ये तो द बेस्ट हो गया ना। वो ये कहने छोड़ के यहाँ पर कहें यूनिट मास पर, हाँ, यूनिट फोर्स लगने के बाद में 0.20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलेशन प्रोड्यूस होता है, ये ठीक नहीं लग रहा है। ये ठीक है कि यूनिट फोर्स लगने के बाद में यूनिट मास पर वह यूनिट एक्सलेशन प्रोड्यूस करता है, ये हमारा यूनिट ठीक है फोर्स का। तो इस तरह से हम यहाँ पर 1 न्यूटन को डिफाइन करते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि क्यों हम लोग k इक्वल टू 1 लेते हैं, k इक्वल टू 1 क्यों लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम कुछ भी ले सकते थे, लेकिन k इक्वल टू 1 लेने का मतलब यह है कि हमारा फोर्स बहुत ईजी तरीके से डिफाइन होता है, जो हमें याद रखने में बहुत ही ईजी है। तो इसलिए हम इसको k इक्वल टू 1 ही यूज करते हैं। और अब से सारे जो फॉर्मूला जहां पर आप देख रहे हो एफ इक्वल टू एम में, वहाँ k इक्वल टू 1 रखा हुआ है। जैसे ही आप इसको देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये 1 न्यूटन का फोर्स वो फोर्स है जो 1 kg के मास पर लगकर उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलेशन प्रोड्यूस करता है।
ओके, तो ये था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और आपने यहां से देखा कि स्टार्ट हमने किया, कहां से स्टार्ट किया? स्टार्ट किया कि एफ जो है वो डीपी बाय डी हो गया। के इक्वल टू 1 ले लिया ना, अब हर जगह यूज कर लेंगे उसको। देखिए यहाँ पर के इक्वल टू 1 यूज कर दिए, तो एफ इक्वल टू डीपी बाय डी, और यही चीज जो है सो एम ए है। वेक्टर का साइन देना है तो हर जगह देना होगा। और एक बात यहाँ याद रखिए, एम जो है सो कांस्टेंट है, एम टाइम पर चेंज नहीं कर रहा है, टाइम के साथ ये चेंज नहीं कर रहा है, तब ये फॉर्मूला वैलिड है। जब आप बोलते हैं एफ इक्वल टू एम ए, इसका मतलब है मास टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, टाइम के साथ केवल इसका स्पीड चेंज कर रहा है। मोमेंटम में दो टर्म है, मास और वेलोसिटी, केवल वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर रहा है, मास चेंज नहीं कर रहा है। यदि दोनों चेंज कर रहा है तो ये फार्मूला यूज कीजिए, ये नहीं। यह इस फार्मूला के लिए है, जो स्टेटमेंट हमने अभी बताया वो इस फार्मूला के लिए। यहां पर कुछ भी चेंज कर सकता है। इस फार्मूला के लिए डीपी बाय डी में p changes, p varies, इसका मतलब इधर m is varying, इधर m is a function of time और velocity is a function time, और both mt and vt, ये दोनों ही पॉसिबल है। तो यदि मास और वेलोसिटी दोनों ही टाइम का फंक्शन है, मैंने कि दोनों चेंज कर रहा है, तो इस फार्मूला को लगाइए। एफ इक्वल टू एम ए जब लगा रहे हैं, इसका मतलब है मास फिक्स्ड है। ओके, मूव करते हैं। यहां पर एक एग्जांपल दे दिया, उसको पहले देख लेते हैं। ये बुलेट ऑफ मास 0.04 kg, 0.04 kg कितना हुआ? 40 ग्राम, एक जीरो दे दिया, 40 ग्राम है। मूविंग विथ स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड, उसका स्पीड दिया है 90 मीटर पर सेकेंड। इंटर से हैवी वुडन ब्लॉक एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर। ये आपका ब्लॉक है, एक तरह से मान लीजिए वुडन ब्लॉक है, इसमें जाके वो हिट किया और कुछ दूर चल कर रुक गया। कितना? 60 सेंटीमीटर चल कर रुक गया। यहाँ पर आया और बुलेट ये रुक गया, और यहाँ पर ये जो बुलेट है उसका स्पीड है 90 मीटर पर सेकेंड। ये है 90 मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट ठीक से बन जाओ, ठीक से बना नहीं। ठीक है, 30 से जा रहा है, यहाँ पर आके रुक गया। What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? ये रुका तो इसका अभी अभी हमने पढ़ा कि यदि किसी भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, फर्स्ट लॉ, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो एक्सलेशन जीरो है। एक्सलेशन जीरो है मतलब उसका स्पीड चेंज नहीं होगा यदि वो मोशन में है तो, और यदि स्टेशनरी है तो उस चलना शुरू नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो चल रहा था 90 मीटर पर सेकेंड से पहुंच कितना आ गया? इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड हो गया, चेंज हो गया। तो फर्स्ट लॉ यहाँ पर काम नहीं करेगा क्योंकि इसका मोशन जो है सो चेंज हुआ है। तो सेकेंड लॉ उसने बताया, तो किसने जिसने चेंज किया उसने कितना फोर्स लगाया? तो फोर्स जो लगाते हैं वो होता है डीपी बाय डी, यही ना, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये, तो इसी को यूज कर लेंगे। देखिए यहाँ पर फोर्स लगा है, हमसे पूछा है कि कितना रेसिस्टिव फोर्स है। रेसिस्टिव मैंने कि उसको रोकने वाला फोर्स है, कितना फोर्स है? वो फोर्स कितना होता है? वो होता है डीपी बाय डी, मैंने कि चेंज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मान लेते हैं कि कुछ टाइम इसने मुझे बताया, क्या टाइम तो नहीं बताया, यहाँ पर तो मुझे टाइम बताना पड़ेगा। तो ये जो एफ इज इक्वल टू डीपी बाय डी है, यहाँ पर मास फिक्स्ड है, मास फिक्स्ड है तो इसको सिंपली हम एम ए लिख सकते हैं। और यदि मुझे एम ए पता चल जाए, इसका एक्सलेशन पता चल जाए, तो हम जो है सो रेसिस्टिव फोर्स कितना है वो पता चल जाएगा हमारा। यहाँ पे एक्सलेशन नेगेटिव आएगा। अब एक्सलेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं? एक्सलेशन के लिए यहाँ पर देखिए हम क्या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का फॉर्मूला लगा सकते हैं। भी दोनों जगह पता है, u और भी, ये आपका u हो गया, इसको u कहते हैं। u भी पता है दोनों जगह, s भी पता है, ये 90 सेंटीमीटर बोला है उसने, 60 सेंटीमीटर।
तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। और एक बार एक्सेलरेशन निकल जाएगा तो हम यहाँ पर जो फोर्स है वो कह सकते हैं मास टाइम एक्सेलरेशन। डायरेक्शन भी रहने देते हैं, वो कह सकते हैं। तो पहले एक एक्सेलरेशन ही निकाल लेते हैं। भी कितना है 0, यू कितना है 90 प्लस 2 ए, एस कितना है 60 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ए कितना आ गया माइनस 90 टाइम्स 90 बाय 10 हो गया 2612। कितना आ गया 6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो भी निगेटिव साइन, निगेटिव है, निगेटिव है, साइन है ना, निगेटिव है। तो बहुत छोटा आया, ठीक है। ये हमें पता चल गया है -6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निगेटिव का क्या मतलब है? निगेटिव का मतलब है वेलोसिटी के जिधर जा रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में। आप यहाँ पर चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, वेलोसिटी स्क्वायर, यहाँ पे वेलोसिटी का मॉडुलस हो जाएगा आपका जस्ट मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और यहाँ पर वेलोसिटी ही रहेगा। तो एक्सेलरेशन किधर निकलेगा? जिधर वेलोसिटी को पॉजिटिव दिया है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन। इसको आपने पॉजिटिव दिया था तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रुक रहा है ना। एक्सेलरेशन यहाँ पर जो है इसका वेलोसिटी कम हो रहा है, तो जिधर वेलोसिटी लग रहा है जा रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, माइनस वही बता रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये फोर्स जो है सो कितना आया, मास, मास कितना है 0.04 kg, 0.04 kg। और एक्सेलरेशन है -6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना न्यूटन आया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20 4 28 30 3 424 3 27 270 न्यूटन, माइनस में 270 न्यूटन। -270 न्यूटन। तो माइनस क्या कह रहा है, वो रेसिस्टिव फोर्स कह रहा है। तो यही रेसिस्टिव फोर्स कितना हुआ 270 न्यूटन, और फोर्स कितना हुआ -270 न्यूटन। जब फोर्स कहेंगे तो 270 न्यूटन, और रेसिस्टिव बोल रहे हैं, दे रहे हैं तो माइनस साइन ले ले रहे हैं। रेसिस्टिव मतलब जो रेजिस्टेंस कर रहा है, वो जो है सो माइनस वाला साइन यहाँ ले लिए 270 न्यूटन। यहाँ पर देखिए हमने जो यहाँ पर फोर्स निकाला है वो एवरेज फोर्स है, याद रखिए ये एवरेज है। एवरेज क्यों? क्योंकि ये जो एक्सलेशन निकाला है वो हमारा एवरेज ही है। यहाँ पर ये जो एक्सलेशन आप देख रहे हो वो एवरेज है। ये हो सकता है कि एक्सलेशन यहाँ पर अलग अलग हो, लेकिन जो इसमें हम निकाल रहे हैं वो एवरेज। ये एज्यूम कर रहे हैं कि एक्सलेशन यहाँ पर कांस्टेंट है, इसलिए एवरेज यहाँ पर बात कर रहा है, एवरेज रेसिस्टिव फोर्स। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे कि क्या करते, मेथड 2, इसको पहले टाइम निकाल लेते, टाइम कितना है वो निकाल लेते। भी हमें पता है 0 हो गया, इनिशियल स्पीड हमें पता है 90 मीटर पर सेकेंड है, और वो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस की तो जरूरत ही नहीं है, राइट। नहीं, एक्सलेशन निकल गया तो एक्सलेशन का तो जरूरत होगा ना। नहीं, टाइम नहीं निकाल सकते बगैर एक्सलेशन जाने। आप टाइम कैसे निकालेंगे, किस फार्मूला से निकालेंगे? तीन तो दो टाइम वाला दो ही फार्मूला है, S=UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दोनों में एक नॉलेज होना जरूरी है, तो इसको नहीं निकाल सकते। अच्छा, इसको छोड़िए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है तीसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4.3। द मोमेंट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m
मूवमेंट नहीं, मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, फोर्स कितना लग रहा है। आप बहुत इमीडिएटली तुरंत कह सकते हैं कि भाई ये तो मेरा फार्मूला जो है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला फार्मूला है, इसको देख के कह सकते हो। और इसमें a क्या है, ये हमारा एक्सलेशन है, तो यहां पर जो एक्सलेशन जो है वो कितना हो गया, इमीडिएटली देख के कह सकते हैं कि g, एक्सलेशन किस जगह पर g है, तो एक्सलेशन g हो गया। तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स होता है मास टाइम एक्सलेशन, इसका मास दिया हुआ है m, तो m टाइम्स g, ये आपका फोर्स आ गया। तो इस फार्मूला से कंपेयर कीजिए तो तुरंत नजर आता है कि यही हमारा एक्सलेशन है, एक्सलेशन g है तो फोर्स कितना होगा, मास टाइम एक्सलेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहां पर आप ध्यान दे दीजिए कि m जो है सो फिक्स्ड है, m ए लगा रहे हैं फार्मूला, इसका मतलब m फिक्स्ड है, तो m फिक्स्ड है। दूसरा तरीका से बनाना चाहें, इस फार्मूला के बारे में नहीं याद रहा तो ऐसे बना सकते हैं, y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर दिया हुआ है, हाफ gt स्क्वायर। y जो है सो फंक्शन है किसका, टाइम का, और y जो है सो डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। डिफरेंशिएट कीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में, u आया इसमें, t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस हाफ g कांस्टेंट है, ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जो भी यहाँ पर पावर है उसको लिखते हैं, और इसका जो वेरिएबल है उसका पावर 1 कम कर देते हैं, 2t हो गया, वही लिखे यहाँ पर। तो ये आ गया आपका वेलोसिटी। एक्सलेशन निकालना है तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं, ये है आपका वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, क्योंकि u टाइम पर डिपेंड नहीं करता, ये g कांस्टेंट है, बाहर कर लिए। टाइम का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हुआ, 1, तो एक्सलेशन कितना आ गया, ये तो 0 हो गया, ये g है टाइम्स 1, देखिए g आ गया। जो फॉर्मूला में देख के आपने तुरंत निकाला था वो यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएट किए तो एक्सलेशन मिल गया, और एक बार एक्सलेशन मिल गया तो फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सलेशन इक्वल टू mg, ये आपका आंसर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टॉपिक्स है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक बड़ा सा फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए लगता है, एक लार्ज फोर्स जो है एक्ट्स फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, मान लीजिए उसको कहते हैं डेल्टा टी। तो ये जो दोनों का प्रोडक्ट है उसको हम इम्पल्स कहते हैं। तो ये जो इम्पल्स है जिसको यूजुअली हम जे से डिनोट करते हैं वो होता है ये फोर्स और डेल्टा टी टाइम जो है। यहाँ पर लार्ज फोर्स है एफ, और अभी मान लिए कि एफ जो है सो ये डेल्टा टी इतना छोटा है, बहुत छोटा है, और इतना छोटा में जो फोर्स है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपने एक बॉल को दे मारा दीवार पे, बॉल वहां से रिटर्न हुआ, तो बॉल जब को आप जब दीवार को उसने टच किया और टच करने के बाद में वो आपकी तरफ मुड़ आया है, ये बहुत छोटा टाइम के लिए हुआ, राइट, बहुत ही छोटा टाइम के लिए बॉल जो है सो दीवार के कांटेक्ट में था, ठीक है, और दीवार ने उस पर फोर्स लगाया इसलिए वो पीछे आया है। तो ये जो फोर्स है चूंकि इसके पास बहुत कम समय तक के लिए लगा है, वो बॉल दीवार पर बहुत कम समय के लिए है, तो ये जो फोर्स जो लग रहा है उसको हम कह सकते हैं कि उतना छोटा समय के लिए ऑलमोस्ट सेम है, हर समय सेम फोर्स लग रहा है। 100% ये ट्रू नहीं है लेकिन ये मोर और लेस सेम है, ठीक है, मोर और लेस सेम मानते हैं। तो इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं इम्पल्स। अब ये इम्पल्स क्या होता है, आप देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ से हम देखते हैं। यहां पर न्यूटन का जो सेकंड लॉ है,
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या लिखा हुआ है? वो है फोर्स इक्वल टू dp बाय dt। यहां पर ये टाइम है, टाइम में चेंज है। ये dp बाय dt को हम लिख सकते हैं लिमिट व्हेन डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा p बाय डेल्टा t। यहाँ वही बात हो रहा है, डेल्टा t छोटा है, बहुत छोटा है, तो इसको हम मान लेते हैं डेल्टा t टेंड्स टू 0 नहीं है, सिंपली लिख देते हैं f इज इक्वल टू डेल्टा p बाय डेल्टा t। और इसको आप लिख सकते हो f डेल्टा t इज इक्वल टू डेल्टा p, और यही है इम्पल्स, यही है इम्पल्स जो कि इक्वल टू है चेंज इन मोमेंटम। इसको कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इसको कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। वो क्या बताता है कि जो इम्पल्स है वो क्या करता है, वो बॉडी के जो मोमेंटम है उसमें चेंज लाता है। और ये हो गया पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अब देखिए इम्पल्स के लिए हमने क्या कहा, यहाँ पर मान लिया कि हमारा जो फोर्स है वो बहुत ही छोटे टाइम के लिए लग रहा है, तो इसको मैंने एफ टाइम्स डेल्टा ई कहा था। यदि मान लीजिए उस हम बहुत ही प्रिसाइज होना चाहते हैं और कहते हैं नहीं जो भी फोर्स में चेंज हो रहा है उसे भी हम इंक्लूड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एफ डी टी लिखेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ पर एफ जो है वो फंक्शन है टाइम का, अब एफ कांस्टेंट नहीं है, ये फंक्शन है टाइम का और डी टी हमने ले लिया। तो ए जो इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे वो क्या देगा, हमें इम्पल्स देगा। आप इसे यदि प्लॉट करो इधर टाइम और इधर एफ को, ठीक है, इधर से चल रहा है, इधर कुछ फोर्स एक बार की बहुत सारा फोर्स लगा ऐसे, बस ऐसे बहुत थोड़े समय के लिए, ये जो इतना टाइम के लिए फोर्स लगा और फिर नहीं लगा। आप क्या करते हो इम्पल्स में, इसी के एरिया निकालते हो, इसका एरिया निकालते हो। इंटीग्रेशन क्या करता है, इंटीग्रेशन हमें एरिया देता है, एरिया ऑफ ये जो इंटीग्रेंट है एफ वर्सेस टाइम, ये जिसके रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, टाइम कर्व। ये हमारा कर्व है, एफ टी कर्व है, इसका एरिया जो है वही इंटीग्रल है। तो आप इस एरिया को निकाल रहे हो और देख रहे हो ये बहुत छोटा है। यदि ऐसा ना हो, मान लो यदि कुछ इस तरह का हो और यहां से यहां तक फोर्स लगा है, तो ये एरिया आपको लेना पड़ेगा, ये एफ टी है, तो ये इम्पल्स हुआ। लेकिन यूजुअली जो इम्पल्स की बात करते हैं उसमें ये बहुत छोटा रहता है, ये इस तरह का इम्पल्स कहते हैं, बहुत कम समय के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगा। और जो इम्पल्स है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। अब इसी पर जो है सो यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट में जो है सो कैच करना पड़ता है। तो एक बैट्समैन हिट्स बैक ए बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये बॉल जो है 12 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहा था, यहाँ पर जो बैट्समैन है उसने बैट लेकर इसको जस्ट टर्न कर दिया, थोड़ा सा फोर्स लगाया, इतना ही लगाया कि स्पीड इसका चेंज हो जाए, ठीक है, इसका स्पीड चेंज कर दिया केवल, और वो भी पूरे जिधर से आ रहा था उधर ही कर दिया 12 मीटर पर सेकेंड से। इफ द मास ऑफ द बॉल इज कितना 0.15 kg, मतलब 150 ग्राम। डिटरमिन द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, इम्पल्स पूछ रहा है, एज्यूम लीनियर मोशन ऑफ द बॉल, बॉल जो है सो जिधर से लीनियर मोशन है, इधर से गया और इधर से वापस आया, यहाँ पर बैट है, ये जो है बैट है, मैं कैसा बना दिया इसे, ठीक है, ये जो बैट है यहाँ पर। तो इम्पल्स कितना लगा इसमें, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। आप इसके केवल मैग्नीट्यूड यदि पूछ रहा है तो मैग्नीट्यूड बताइए, नहीं तो डायरेक्शन भी बता सकते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम जो है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है, मास टाइम फाइनल वेलोसिटी माइनस मास टाइम इनिशियल वेलोसिटी।
तो मास को कॉमन कर लिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही है मोमेंटम। मास है 100 0.15 kg और वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी लेफ्ट में फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है, दोनों 12 है, 12 डायरेक्शन में ऑपोजिट है। तो हम मान लेते हैं लेफ्ट वाले को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, हमारी मर्जी, हम लेफ्ट या राइट किसी को भी पॉजिटिव मान सकते हैं, बस कंडीशन इतना है कि एक प्रॉब्लम में एक ही डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है। तो हमने लेफ्ट को पॉजिटिव माना, तो फाइनल जो स्पीड है वो पॉजिटिव है 12 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल इनिशियल जो स्पीड है वो इधर जा रहा है, निगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस मिलके हो गया 24। ये कितना आ गया है, अब इसका जो भी आ गया 3.6, ये आया आपका वैल्यू 3.6 न्यूटन सेकेंड। इतना जो है सो इम्पल्स लगाया, इतना इम्पल्स जो है सो बॉल पर लगाया गया, और उस इम्पल्स की वजह से इसका मोमेंटम में इतना चेंज आया। और डायरेक्शन किधर है, प्लस है ना, ये प्लस है, प्लस मतलब लेफ्ट, लेफ्ट मतलब टुवर्ड्स बॉलर। टुवर्ड्स बॉलर। तो ये आपका इम्पल्स हो गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट। तो फर्स्ट लॉ आपने देख लिया, फर्स्ट लॉ में क्या बताया गया था न्यूटन का फर्स्ट लॉ में, कि यदि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सलेशन जीरो होगा। एक्सलेशन जीरो होगा कहने का मतलब है कि रुका हुआ है स्टेशनरी तो रुका हुआ ही रहेगा, कंटिन्यू करेगा। मोशन में है तो वो अपना मोशन को कंटिन्यू रखेगा विदाउट चेंजिंग स्पीड और डायरेक्शन। यही है फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ कहा कि यदि ये एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है तो एक्सलेशन भी जीरो नहीं होगा। कितना होगा, तो उसने कहा कि ये एफ एक्सटर्नल जो है वो होता है dp बाई dt, और ये यदि मास कांस्टेंट है, मास फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं किया है, तब हम F इजकल टू एम ए भी लिख सकते हैं इसी को। यहाँ से m बाहर कर लेंगे, P इजकल टू एम भी है, m बाहर कर लेंगे क्योंकि मास टाइम का फंक्शन नहीं है, तो m टाइम्स dv बाई dt जो कि एक्सलेशन है, ये लिख सकते हैं। ये था सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसी में भी बता दिया गया कि इम्पल्स जो है वो फोर्स, और ये जो बहुत छोटे टाइम के लिए जो फोर्स लगता है जहां पर हम इसको कांस्टेंट मान सकते हैं, ये दोनों का प्रोडक्ट होता है, और ये होता है चेंज इन मोमेंटम। वेक्टर के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब आया बात थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि आप एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लीजिए। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिस पर कोई बाहर का कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अंदर वाला ही फोर्स लग रहा है जो भी, ठीक है। और वहां पर आप क्या देख रहे हो कि मान लीजिए दोनों कांटेक्ट में आ गया, एक है एक ए, ठीक है, और ये जो कंप्लीट है ये आइसोलेटेड सिस्टम है, यही हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, इसको एक और ए और बी कहते हैं। ए को इधर और बी को इधर हम बनाते हैं फोर्स, ये दोनों कांटेक्ट में है, ए इसके कांटेक्ट में है, तो ए जो है सो बी को क्या कर रहा है, बी पर फोर्स लगा रहा है, उसको पुश करेगा, बी को ये पुश कर रहा है, और बी ए को पुश कर रहा है। ए पर जो फोर्स लग रहा है वो है एफ बी, क्योंकि बी ने फोर्स लगाया, और बी पर जो फोर्स लग रहा है वो है एफ ए, क्योंकि ए ने लगाया। और ए जो है सो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो एक्सटर्नल फोर्स, टोटल जो फोर्स इस पर है वो कितना है, जीरो है। अब दोनों इस पर कितना फोर्स लग रहा है, ये दोनों को ऐड कीजिए, एफ बी लेफ्ट में, तो लेफ्ट में माइनस कर दिए, एफ ए राइट में, जीरो आ गया, एफ ए इक्वल टू माइनस एफ बी। तो ये क्या दिया,
दोनों को जो एक फोर्स लगा रहा है एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है। टू पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट जो भी है इन कॉन्टैक्ट एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। यही है थर्ड लॉ। अब देखिए यहां पर क्या है कि दोनों कांटेक्ट में हैं, उसको कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है। मान लीजिए जैसे दो ठो पार्टिकल यहां पर है, ठीक है, ये मान लेते हैं एम है और ये कैपिटल एम है, ये दोनों के बीच में भी फोर्स लग रहा है, राइट। ये कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ये इसे अपनी ओर खींच रहा है, ये इसे अपनी ओर खींच रहा है। इसको मान लेते हैं बी कहते हैं, इसको ए कहते हैं। तो ए से जो अपनी ओर खींच रहा है, कौन खींच रहा है, ए खींच रहा है, और ये बी खींच रहा है। ये दोनों जो है उसका मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, दोनों एक दूसरे की ओर खींच रहे हैं। तो ये भी जो है सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में दोनों को कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है, जब नहीं कांटेक्ट में है तो भी काम करेगा। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें ऐसा नहीं है कि पहले ए लगेगा या ए लगेगा, बोथ फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ काम करता है। ऐसा नहीं है कि पहले ये लगा तब ये जाकर लगाएगा। तो हम लोग जो एक्शन रिएक्शन की बात करते हैं ना, एक्शन रिएक्शन, वो पूरी तरह से सही नहीं है। एक्शन रिएक्शन में क्या होता है, आपने अपने दोस्त को एक झापड़ मारा, दोस्त ने उठा के फिर आपको पीछे एक और झापड़ मारा, आपने जो काम किया था वो था एक्शन, आपके दोस्त ने जो झापड़ मारा वो रिएक्शन। तो यहाँ पर एक्शन वो होता है जो पहले होता है और रिएक्शन वो होता है जो बाद में होता है। यहाँ पर जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम जो फोर्सेस देख रहे हैं, वो कोई ये पहले ए ने बी पर फोर्स लगाया ऐसा नहीं है, या बी ने ए पर फोर्स लगाया, नहीं, साइमल्टेनियसली दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स लगाया। तो यहाँ पर हम एक्शन और रिएक्शन नहीं कर सकते। तो ये एक्शन रिएक्शन जो है वो हम लोग यूज करते आए हैं कि एक्शन के और रिएक्शन दोनों सेम मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट होता है। लेकिन सही मायने में हम इसको एक्शन कह ही नहीं सकते। यहाँ क्या कह सकते हैं कि जब भी दो पेयर में, जब भी दो ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, वो दोनों का फोर्स इक्वल और ऑपोजिट होता है डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में ऑपोजिट होता है। और वह जो सिस्टम है एक आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। ये हो सकता है यदि दोनों कांटेक्ट में हो, या ऐसा भी हो सकता है जब दोनों कांटेक्ट में नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया, दो मास है एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो दोनों ही एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। जैसे कि मान लेते हैं हमारा जो धरती है यहाँ पर, ये हमारा धरती है, बहुत बड़ा है, और एक हमारे यहाँ 1 kg का मास जो है आप गिरा रहे हैं ऊपर से। तो धरती जो है इस पर एक फोर्स लगा रही है mg, और m है 1 और g है g, समथिंग लाइक 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। ये जो 1 kg का बॉल है वो धरती पर भी उतना ही फोर्स लगाएगा, 10 न्यूटन का फोर्स अपनी तरफ। तो ये बॉल भी धरती को अपनी ओर खींच रहा है और धरती भी बॉल को अपनी ओर खींच रहा है। अब चूंकि धरती का मास बहुत बड़ा है, इसका मास बहुत बड़ा है, तो क्या होता है, धरती जो बॉल की तरफ आया वो इतना छोटा होता है कि पता ही नहीं चलता हम लोगों को। और ये इतना छोटा है कि ये पूरा का पूरा आता है तो सब पता चल जाता है कि देखो कितना दूर से गिर गया ये, इतना टाइम में ये पूरा नीचे के नीचे आ गया। धरती को हम लोग बोल देते हैं फिक्स्ड है। लेकिन सच तो ये है कि धरती भी थोड़ा सा ऊपर आती है, लेकिन वो यदि 10⁻⁻50 मीटर ऊपर आएगा तो उसको कौन मेजर करने वाला है। सो फॉर और प्रैक्टिकल पर्पसेस हम लोग कह सकते हैं कि धरती वहीं है। लेकिन यदि पूरे के पूरे मैथमेटिक्स की तरह से सोचें आप, तो धरती भी ऊपर आती है, क्योंकि दोनों पर एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है। 1 न्यूटन का ये जो 1 किलोग्राम का जो ऑब्जेक्ट है वो धरती पर भी उतना ही फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, जितना धरती इस पर लगा रही 10 न्यूटन का फोर्स। ओके, तो ये था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक एग्जाम्पल आया इसी में कि 2 बिलियर्ड बॉल्स
strike a rigid wall with the same speed but at different angles and get reflected without any change in speed as shown in the figure. फिगर किधर है, ले आते हैं फिगर। तो ये है फिगर आपका, दो तो बिलियर्ड बॉल है, देखिए एक यहाँ पर गया ए में और इधर से जा गया यू स्पीड से, वही यू स्पीड से ये वापस आ गया, दीवार से टकराया। पूछ रहा है क्या, व्हाट इज, फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल। दोनों ही केसेस में, केस 1 और केस 2 में, बी में, धरती जो बॉल पर फोर्स लगा रही है किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल, वॉल पर फोर्स जो लगा रही है, बॉल फोर्स लगा रही है वॉल पर, उसका डायरेक्शन किधर है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि इस बॉल पर जो है, बॉल का मोमेंटम मुझे नजर आ रहा है कि चेंज हो रहा है, पहले यू से इधर जा रहा था, अब यू से इधर आ रहा है, इसका मोमेंटम चेंज हो गया, राइट। तो इस पर मोमेंटम चेंज हो गया, इसका मतलब है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक इस पर किसी ने फोर्स लगाया और यहाँ पर फोर्स वॉल ने लगाया है, राइट। अब वॉल ने जो फोर्स यहाँ लगाया है, तब हम पहले उसे पता कर लेते हैं कि कितना फोर्स लगाया है। उसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हम कहेंगे बॉल ने भी वॉल पर उतना ही फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में। और ऑफ कोर्स ये दोनों फोर्स एक साथ लग रहे हैं, साइमल्टेनियसली लग रहे हैं, अलग अलग नहीं लग रहे हैं। ऐसा नहीं कि बॉल ने जाकर पहले इस पर फोर्स लगाया और तब उसने इस पर लगाया, ऐसा नहीं है, एक साथ लग रहे हैं। तो पहले ये देखते हैं, तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम यूज करते हैं। इसको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्यों यूज करें, सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करते हैं। फोर्स जो है वो होगा, मान लेते हैं थोड़ा समय के लिए ये लगा, भाई एक्चुअली आ गया वही इम्पल्स यहाँ पर, ये कितना चेंज आया, चेंज जो है सो पहले इसका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और जो टाइम लगा वो लगा, कुछ टाइम मान लेते हैं डेल्टा टी लगा। तो फाइनल वेलोसिटी यू है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, हमने लेफ्ट साइड को जो प्लस ले लिए, ठीक है। तो फाइनल जो है उसका स्पीड पॉजिटिव में लिए और इनिशियल जो है उसका स्पीड नेगेटिव लिए, क्योंकि ये डायरेक्शन हमने प्लस ले लिया है। तो हो गया u माइनस ये वाला u हो गया, और टाइम डेल्टा टी, 2u बाय डेल्टा टी। ये प्लस साइन दिखा रहा है कि फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट लग रहा है। तो ये फोर्स किस पर लग रहा है, फोर्स ऑन बॉल, बिलियर्ड बॉल पर लग रहा है, किधर लग रहा है, लेफ्ट। फोर्स जो है बिलियर्ड बॉल पर वॉल ने किधर लगाया, लेफ्ट बाय वॉल। केवल डायरेक्शन से मुझे मतलब है। तो अब यहाँ पर न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसको हम यूज करते हैं, जितना फोर्स बॉल पर लगाया वॉल ने, उतना ही फोर्स वॉल पर भी लगेगा। वॉल पर कितना फोर्स लगेगा, उतना ही लगेगा जितना बॉल पर लगा है, और दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, तो डायरेक्शन यहाँ माइनस कर दिया, तो ये लेफ्ट में लग रहा था, तो जो वॉल पर फोर्स लगेगा वो हो जाएगा राइट में। फोर्स ऑन वॉल बाय बॉल वो किधर हो गया, राइट हो गया, क्योंकि फोर्स ऑन बॉल बाय वॉल एक किधर आया, लेफ्ट आया, एक लेफ्ट आया तो दूसरा राइट आया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस के लिए। सेकंड केस के लिए देखें, इस केस के लिए देखें, यहां पर भी वही करेंगे। फोर्स जो है तो क्या होगा, मोमेंटम में चेंज, ठीक है, मतलब मास टाइम वेलोसिटी फाइनल इनिशियल, और मान लेते हैं डेल्टा टी टाइम है। यहाँ मास लिखा ही नहीं, मास लिखना भूल गए इधर। अब यहाँ पर देखिए इसका जो है वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं इसका और इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं, दोनों दोनों निकाल के पहले लिख लेते हैं। ये है हमारा फाइनल वेलोसिटी,
और ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इसका दो कंपोनेंट है। इसको देखिए यहाँ पर x बताया, इसको y बताया। x और y, हमें x में पॉजिटिव लेना चाहिए था, मैंने यहाँ उल्टा कर दिया। एनीवे कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन खत्म हो गया, तो हम चल सकते हैं। तो अभी अभी देखते हैं, इसका दो कंपोनेंट हुआ, इस ये u का दो कंपोनेंट हुआ, राइट, एक a और एक a। इस तरह से x एक्सिस में कितना कंपोनेंट आया इसका, u cos 30 डिग्री, u cos 30 डिग्री, ये x में आया। y में कितना कंपोनेंट आया, नीचे तरफ जा रहा है, y में नीचे तरफ जा रहा है तो माइनस लेंगे, माइनस ये u sin 30 डिग्री होगा। यहाँ पर हम आपको एक बार फिर याद दिलाना देना चाहते हैं कि यदि कोई फोर्स है या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक डायरेक्शन में जिधर एंगल हमें दिया हुआ है उधर इसका जो कंपोनेंट है वो होता है सिंपली ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस थीटा। और अभी जिसके डायरेक्शन में हमने निकाला है कंपोनेंट, उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उसमें इसका जो कंपोनेंट होता है वो कितना होता है, साइन थीटा, ए साइन थीटा। तो एंगल के एडजेसेंट में आपका कंपोनेंट कितना है, ए कॉस थीटा। और अभी जिधर एक्स कॉस थीटा निकाले हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना है, ए साइन थीटा। वही यहाँ पर किया गया है। ये वेक्टर है और वेक्टर इसके साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो एडजेसेंट टू एंगल वाला जो डायरेक्शन है इधर इसका कंपोनेंट क्या है, u cos 30 डिग्री, जो यहाँ पर लिखे। इसका डायरेक्शन इधर है तो प्लस लिखे। डायरेक्शन इधर इसलिए क्योंकि ये इधर और ये इधर दोनों मिलके रिजल्टेंट ये आता है। यहाँ तक पहुँचना है, आपने स्टार्ट यहाँ से किया, पहुँचना यहाँ है, कैसे पहुँचे, इधर से जाके पहुँच गए। तो ये आपका डायरेक्शन हो गया। तो एक्स एक्सिस में हुआ u cos 30 डिग्री और इधर एंगल के सामने एडजेसेंट टू एंगल जो है, एंगल के एडजेसेंट वाला साइड में कॉस और एंगल के ऑपोजिट साइड वाला जो वहां पर देख रहे हैं वो साइन, u साइन 30 डिग्री। ये नीचे जा रहा है, ऊपर वाले को वहां पर प्लस माने हुए हैं तो नीचे वाला माइनस कर दिए, यहाँ पर ये लिखिए। ठीक है, तो इसको फाइनली लिख देते हैं, कितना आया, ये आया u cos 30 कितना, स्क्वायर रूट ओवर 3/2 आई, और ये हो गया u साइन 30 डिग्री हाफ j। ये भी आई आपको पता चल गया। भी एफ जो है सो उसको पता कीजिए, ये रहा भी एफ, इसका भी जो है सो ब्रेकअप किए। इसका जो कंपोनेंट आया, एक इधर आया और एक किधर आएगा, इधर आया। यहां से ऐसे गए, यहां से ऐसे पहुंच गए, वहीं पर पहुंचे। देखिए ये डायरेक्ट यहां पहुंचा, हम दो परपेंडिकुलर रास्ते से पहुंचे, तो इसको रेजोल्यूशन है वो ए हो गया। और ए कितना है, मैग्नीट्यूड वही होगा u cos 30 डिग्री। ये मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन ये पीछे जा रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है तो माइनस आई। और ये तो माइनस में ही है और इसके सामने वाला है तो यू साइन 30 डिग्री। माइनस इसलिए लिखें कि ये प्लस हमारा ऊपर में है, ये इधर गया नीचे गया तो माइनस में लिखेंगे। प्लस हमारा राइट में है, ये पीछे नीचे गया लेफ्ट गया तो हम माइनस लिखें। तो भी एफ और भी आई निकल गया, यहाँ से निकाल लीजिए फोर्स किधर है। फोर्स जो है सो भी एफ माइनस भी आई। ये यू कॉस 30 डिग्री है, ये खत्म हो गया, इसको नहीं लिखते हैं अभी यहाँ पर, केवल यहाँ पर ये कर देते हैं कि माइनस है। भी एफ में से भी आई को माइनस करेंगे, ये डबल हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, तो यू कॉस 30 डिग्री, और ये खत्म हो जाएगा जब हम माइनस करेंगे तो देखिए किधर फोर्स लगा, माइनस आई की तरफ, मतलब इधर लेफ्ट में। ये फोर्स किस पर लगा, बॉल पर। किसका मोमेंटम चेंज हो रहा था, ये बॉल ना, तो बॉल पर जो फोर्स लगा बाय वॉल वो किधर लगा, लेफ्ट में। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से वॉल पर जो फोर्स लगेगा, वॉल पर बाय बॉल, वो किधर लगेगा, उसका ऑपोजिट, ये लेफ्ट लग रहा था तो राइट। तो फर्स्ट केस में
राइट लग रहा था, सेकंड केस में भी राइट लग रहा है, कोई एंगल पर नहीं लग रहा है। देखिए ये तो समझ में आ रहा था कि बहुत सिंपली जिधर से गया उसी रास्ते से वापस आया, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया वाल ने, तो इसने भी उधर लगा दिया। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट लग सकता होगा कि ये एंगल में आ रहा है, इधर आ रहा है, तो कहीं इस पर तो फोर्स नहीं लग रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स तो नहीं लग रहा है क्योंकि इधर आ रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स लग रहा है इसी डायरेक्शन बॉल पर, तो दीवार पर फोर्स इधर लगेगा, दोनों ही डायरेक्शन में इधर इधर ही बल फोर्स लगेगा। दूसरा क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्सेस imparted टू द बॉल्स बाय द वॉल। इम्पल्स इस केस में कितना आया और इस केस में कितना आया, दोनों निकालना है। यहाँ पर इम्पल्स कितना था, चेंज इन मोमेंटम, राइट, और चेंज इन मोमेंटम हमने कितना निकाला था, 2u_m, ये चेंज इन मोमेंटम है ऊपर वाला, और नीचे वाला टाइम है, चेंज इन मोमेंटम 2u_m, और इधर जो मोमेंटम है सेकंड केस में बी में, इसमें कितना चेंज आया, अभी तो देखिए यहाँ पर जब एफ यहाँ लिख रहे हैं तो मुझे यहाँ डेल्टा टी से डिवाइड करना था, तो देखिए ये है चेंज इन मोमेंटम ऊपर वाला 2u cos 30 डिग्री, 2u cos 30 डिग्री, और ये आ गया आपका 2u cos 30 हो गया √3/2, सो u टाइम्स √3। रेशियो पूछा है ए में और बी में, इम्पल जो इम्पार्ट किया गया है बॉल पर, जिसके जिसकी वजह से उसका मोमेंटम चेंज हुआ है, उसका रेशियो कितना है, इधर है 2u_m और इधर है u²√3m, m यहाँ लिखना फिर भूल गए, यहाँ पर m था, यहाँ m नहीं लिखे, यहाँ पर m है, तो 2u_m खत्म हो गया, आया 2/√3। कौन ज्यादा लग रहा है, किस पर इम्पल ज्यादा इम्पार्ट हुआ है, इम्पल ज्यादा किस पर लगा, ए पर इस सिचुएशन में कि बी सिचुएशन में, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1.732 है, ऑफकोर्स जे ए ज्यादा है, राइट। फर्स्ट केस में ज्यादा लगा, ये परपेंडिकुलरली आया और इसी से हिट करके वापस चला गया, ये थोड़ा टेढ़ा होके आया और टेढ़ा होके गया, तो इधर जो लगा वो कम लगा, इसमें ज्यादा लगा। ओके, ये था तो प्रॉब्लम, और उसके बाद लास्ट में जो है सो अभी के लिए हम बताते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या हर जगह वैलिड है, हर जगह काम करता है, या कुछ ऐसा भी जगह है जहाँ पर ये काम नहीं करता, फेल कर जाता है। तो ये हर जगह काम नहीं करता है, देखिए इसका फेल करने की जगह कहाँ है, एटॉमिक लेवल पर जो है, एटोमिस्टिक स्केल पर, एटोमिस्टिक स्केल पर जो है ये फेल कर जाता है, यहाँ पर ये काम नहीं करता, ठीक है। रिलेटिविस्टिक केस में यदि ऑब्जेक्ट वगैरह का जो है डिस्टेंस स्पीड जो है लाइट के स्पीड के बराबर हो जाए, तब उसका मास फिक्स नहीं रहता, मास ही कांस्टेंट नहीं रहता है, तो वो कैसे काम करेगा, यहाँ काम नहीं करेगा। और एटमिस्टिक स्केल पर वो काम क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर ये ड्यूअल नेचर शो करने लगता है, ये जो पार्टिकल है ड्यूअल नेचर शो करने लगता है, ये ड्यूअल मतलब दो ठो नेचर शो करता है, पार्टिकल भी रहता है और वेव भी बन जाता है, इस वजह से यहाँ काम नहीं करता। और भी जगह जहाँ काम नहीं करता है वो जैसे ब्लैक होल में है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होता है, वहां पर ये काम नहीं करता है। और एक और जगह है ये जहाँ काम नहीं करता है, वो है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, मतलब कि ऐसा फ्रेम जो एक्सलरेटेड है, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी पे बैठे हुए हैं, ठीक है, ये गाड़ी है, आप इस पर बैठे हुए हैं और आपका पेंडुलम वगैरह वगैरह कुछ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये यदि एक्सलरेटेड है तो आप यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, ये जो है एक्सलरेटेड फ्रेम है, यही नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, यहाँ पर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। तो ये चार जगह न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं लगता है। एक एटमॉस्फेरिक स्केल पर, में कि जब आप एटम वगैरह के बारे में बात करेंगे, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, क्वार्क का बात करेंगे, तो वहाँ पर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। वजह यह है क्योंकि वहाँ पर ये पार्टिकल पार्टिकल नहीं रहता, वेव के जैसा बिहेव करता है, पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है, दोनों इधर उधर चलते रहता है, वो हमेशा वेव रहता है, जब आप मेजर करेंगे तो पार्टिकल पता चलेगा। रिलेटिविस्टिक केस में जब स्पीड बहुत तेज हो जाता है, साउंड के लाइट के स्पीड के कंपेरेबल हो जाता है, तो मास उसका जो है सो चेंज कर जाता है, मास फिक्स नहीं रहता, मास जो बढ़ जाता है, और तब यहाँ पर एक काम नहीं करता।
स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी में भी काम नहीं करता और नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी काम नहीं करता। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है सो हम लोग कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे और भी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।